जो प्रधानमंत्री है ये सबसे बहुरूपिया है, ये सबसे चोर चुहार है, समझे ना। ये अपने लिए विमान आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगवाया था, ये विमान अपने लिए स्पेशल खरीदा है करोड़ों का। सरकार जो होता है वो अहंकारी होता है। जितने भी नेता है किसी भी दल के, उन सबों को जेल में डाल देना चाहिए। ये कहावत है, हम आप लोग को बुरा मान लीजिएगा, तो थोड़ा शब्द अपशब्द है मैथिली में कि आर्म काबे, कोकाण काबे, फलना काबे, चिलना काबे। ये जो है ये सब चीज का पैठ है, कुछ नहीं। ये पूरे देश पर गुजराती थैली शाह का कब्जा जमाए हुए हैं, कब्जा जमाने पर लगा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दिल्ली के बुराड़ी की निरंकारी ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। पंजाब के किसानों को आपने देखा, हरियाणा के किसानों को आपने देखा, आपको उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। जो आरोप लग रहे थे शुरुआत में कि ये सिर्फ पंजाब का ही आंदोलन है, उसको ये अब किसान आंदोलन फतह बता रहा है। हमारे साथ अब एक ऐसे प्रांत के व्यक्ति हैं जिनके बारे में, जिस प्रांत के बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते इस आंदोलन को छोड़कर। ये प्रांत है बिहार, और बिहार के बाबू हमारे साथ, हम कह लें एक तरीके से बिहार के मधुबनी से आए हैं। उन्हीं से उनका परिचय जान लेते हैं और यहाँ आने का मकसद भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजयकांत झा। विजयकांत जी, बिहार के मधुबनी से यहाँ पर आने का क्या औचित्य है आपका और क्यों आप यहाँ पर आए? हम यहाँ आए हैं, औचित्य है कि किसानों का वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो हम अगर उसमें सक्रिय भाग लेंगे, हम अपना हिस्सा जमाएंगे, तो हम ईश्वर को कहेंगे, अपने ईश्वर को मरने के बाद जब जाएंगे ईश्वर और पूछेंगे कि भाई तुम जो गया यहाँ से तो तुमने क्या क्या किया, तो हम कहेंगे कि हम भी किसान थे, किसानों के लिए लड़े, इसीलिए हम इसमें शिरकत करने के लिए। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि पहले ये आरोप लगा कि ये सिर्फ पंजाब है, फिर लगा कि कांग्रेस पर आयोजित है, फिर लगा कि इसमें खालिस्तान भी है, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना है कि किसान जो है वो किसान तो हर वर्ग के लोग हैं, हर प्रांत के हैं, हर पार्टी के हैं, तो ये तो किसान का है, हर लोगों का है, हर पार्टी का है। इसमें जो शिरकत करे वो सब का है, ये किसान मूल रूप से किसान का है। इसमें जो भी शिरकत करते हैं किसान, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी प्रांत से हो, देश के किसी भाग से हो, वो किसान है। इतना बड़ा मूवमेंट है, इतना बड़ा दबाव है सरकार पर, तो सरकार ये आत्मघाती कदम क्यों उठा रही है कि वो इस तरह का कानून लेकर आए? सरकार जो होता है वो अहंकारी होता है, क्योंकि उसके पास में फौज होता है, उसके पास में पुलिस होता है, तो वो अहंकारी हो जाता है। कोई भी सरकार रहे, सरकार हमेशा से अहंकारी होता है। तो सरकार समझती है कि अगर हम बात को मान लेते हैं तो कल फिर ये और हमको परेशान करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, इसीलिए इसको इतना परेशान करो कि फिर कोई दूसरा भी ये तो नहीं करे, ये भाग जाए, दूसरा भी आंदोलन नहीं करे। इसीलिए सरकार नहीं मान रही है, और वह जब देखेगी कि अब हमारे नाक पर आ गया है, हमारी सरकार डोल जाएगी, हमारे इसका असर पड़ेगा, तो सरकार हमारी बात को मान लेगी। तो ये सरकार बदलने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। सब जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक, इसीलिए हम कहते हैं, व्यक्तिगत हमारा मानना है कि जो चुनाव जो है उसको 5 वर्षों के लिए कम से कम बंद कर देना चाहिए। सरकार 5 वर्षों के लिए बंद कर देना चाहिए और देश में फौजी शासन लगा देना चाहिए। जितने भी नेता है किसी भी दल के, जितने भी नेता है किसी भी दल के, उन सबों को जेल में डाल देना चाहिए। और किसानों का एक अपना नेतृत्व पूरे देश में, नौजवानों को साथ लेके, छात्रों को साथ लेके, इस देश के शासन पर जब किसान आएंगे, जब मजदूर आएगा, तब ये ही समस्या का निराकरण होगा। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ये हालत और बद से बदतर होता चला जाएगा। इन सब में आप एक चीज और देख रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र करीब 77 के आसपास है। 77 साल के आप हो गए। कई बरस आपने इस देश में देख लिया, हमने देखा, नेतृत्व देखा। हमने 1960 के बाद बहुत सारे नेतृत्व को देखा। हमने इंदिरा गांधी से लेके, हमने इंदिरा गांधी से लेके
और अभी शास्त्री जी को हमने देखा, हमने 1962 का नेहरू जी के टाइम में जो हुआ था युद्ध, उसको भी देखा है। सुने तो आपको ये मैं सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था, आपको ये लगा कि कहीं इतने लंबे वक्त में ये अब जो मौजूदा वक्त है, ये ऐसा एक दौर आ गया है जिसमें राजनीतिक तौर पर भी अब किसानों की कोई अहमियत नहीं समझ रहा है। आपको लगता है कि जो मौजूदा सत्ता है वो किसानों की राजनीतिक अहमियत को ही खत्म कर देना चाहती है इस देश में? देखिए, आपको मैं ये बता दूं, असल में हुआ क्या, आज़ादी के टाइम में किसान का संगठन बहुत बढ़िया था। हमारे पंजाब के सोहन सिंह दोस्त थे, आपके किसानों के बहुत बड़े नेता थे, देश के नेता थे। तो ऐसे ऐसे भवानी सेन थे, भूपेश गुप्ता था, कांग्रेस के भी चोटी के लोग, विद्वान लोग सब थे, बीके कृष्ण मेनन वगैरह थे। तो ये सब चोटी के नेता हुआ करते थे। अब जो हुआ है, अब मूल्यन हो गया, तो अब मूल्यन हर तरह से हुआ। और ये जो अब मूल्यन हुआ, इसमें पहले के लोग जो थे, शास्त्री जी थे, हमारी गुलजारी लाल नंदा से बातचीत हो चुका है। हमने गुलजारी लाल नंदा से, जब वो बीमार थे, वो हॉस्पिटल में थे, लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट, हम देखने गए थे उनसे, वहाँ बातचीत नहीं हुई। तो उनकी ने लड़की ने हमको कहा, हमको बता दिया कि आप हमारे डेरा पर आ जा। हम वहाँ गए तो नंदा जी ने कहा कि अब मैं लाचार हूँ, आके तुम क्या करोगे, तुमको क्या कहें। तो गुलजारी लाल नंदा जो देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2-2 बार हो चुके थे, तभी से देश में कुचक्र चला ईमानदारों के खिलाफ। गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका कहाँ यही है। तो मैंने काट दिया, आपने फोन कर लेना। सुन लीजिए, एक बात मैं कहता हूँ, हाँ। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ रहता हूँ आपके यहाँ। अब हमारे साथ रहना। मैं जब वहाँ से आऊँगा, डेली आऊँगा और आपके साथ रहूँगा। इसलिए किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंदिरा जी तक ठीक थी, इंदिरा जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इंदिरा जी के बाद जितनी सरकार बनी, उसमें सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हुआ, वो सरदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो 1 पैसा चोरी नहीं किया, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा। वो मनमोहन सिंह हुआ, वो पंजाब का बेटा हुआ, नहीं तो जितना प्रधानमंत्री हुआ सब चोर चुहार, तब से अभी तक, अभी का जो प्रधानमंत्री है ये सबसे बहुरूपिया है, ये सबसे चोर चुहार है, समझे ना। ये अपने लिए विमान आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगवाया था, ये विमान अपने लिए स्पेशल खरीदा है करोड़ों का। अब ये जहाँ जाता रोज खाना खाता है, कहाँ, तो ये चाइना में, और नाश्ता करेगा फ्रांस में, चाय पिएगा रूस में। ये दिन भर कोई काम नहीं करता है, खाली अपना छवि चमकाने में लगा हुआ है। दिन भर टीवी, कल से परेशान है, टीवी को होता है फोन। ये हैदराबाद जाने का इसका कोई दुख था? अगर हैदराबाद जाता वैक्सीन को जांच करने के लिए, तो स्वास्थ्य मंत्री को जाना चाहिए था, हर्षवर्धन को जाना चाहिए था। ये क्यों जाएगा? ये क्या है? ये कहावत है, हम आप लोग बुरा मान लीजिएगा, वो थोड़ा शब्द अपशब्द है मैथिली में, कि आर्म का वैद, कोकाण का वैद, फलना का वैद, चिल्ला का वैद। ये जो है, ये सब चीज का वैद है कुछ नहीं। ये ठेकेदारों का, थैली साहों का दलाल है। ये पूरे देश पर गुजराती थैली शाह का कब्जा जमाए हुए है, कब्जा जमाने पर लगा हुआ। गुजराती थैली शाह पूरे देश पर शासन करना चाहता है और पूरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ। एमएसपी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है और ये आंदोलन का केंद्र भी एमएसपी ही है। 2018 में नीति आयोग ने एक अपना डॉक्यूमेंट दिया था, आपको याद होगा, अमिताभ कांत और स्वर्गीय अरुण जेटली उस वक्त थे, उन्होंने इसको पेश किया था, जिसमें ये इंटेंशन था और ये लिखा गया था बाकायदा कि एमएसपी और मंडी की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। उनका ये सजेशन था और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में कबोबेश यही बात रिपीट की थी। तो आपको लगता है कि ये मंशा तो बहुत पहले से सरकार की थी, इसीलिए ये अविश्वास है जो आज सबसे पहली बात आपको मैं ये कहूँ, सबसे पहली बात, और उससे भी बारीकी की बात चाहिए,
आप लोग कानून की बात बहुत करते हैं। हिंदुस्तान में कानून है। हिंदुस्तान संवैधानिक अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। हिंदुस्तान में किसका सामर्थ्य है कि नागरिक अधिकार लेने सुप्रीम कोर्ट जाएगा? आपके अर्नब को जब फिर अरेस्ट किया गया, आतंकवादी को के लिए रात में भी यहाँ बैठता है, फिल्मी एक्टर के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का जज बैठता है, लेकिन अर्नब को 1 सप्ताह जेल में रहना पड़ा, हाई कोर्ट बेल नहीं दिया। कौन सा कानून है? आप कहते हैं कि हमने संविधान में दे दिया है लोगों को मौलिक अधिकार। अरे किसको मौलिक अधिकार दिया? हमारे पास में मौलिक अधिकार लेने का सामर्थ्य है। पुलिस 5 घंटा मारेगी, हम किस कोर्ट में जाएंगे? तो फिर हमारा मौलिक अधिकार क्या हुआ? अब कानून की बात, कानून क्या सरकार बनाती है, उसका क्या परिणाम होता है आप नहीं जानते हैं। ये तो रोज कानून बनता है, रोज टूट रहा है, रोज आज ये कर रहा वो कर रहा। अब आप कहिए हमारे बिहार की बात मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। बिहार की गवर्नमेंट ने घोषणा किया, गवर्नर के स्वीकृत से एक आदेश निकला कि मालगुजारी में 10 के, उसका कुछ शब्द है उसका भूल रहे हैं क्योंकि उम्र के वजह से, वो 10 गुणक में मालगुजारी 10 गुणक में बढ़ेगा। 10 गुणक का अर्थ होता है कि जिसका मालगुजारी 5 रुपया है, 6 रुपया है, 7 रुपया है, वो 10 हो जाएगा, और जिसका 10 है वो 10 रह जाएगा। फिर 10 से जिसका 11, 12, 13 है वो 20 हो जाएगा। तो ये गुणक होता है, और ये गुणक का हिसाब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो वेतन बनता है उसमें गुणक का हिसाब है। आप देख लीजिएगा, मुझे वो किताब पढ़ा हुआ है। अब बिहार सरकार का और गवर्नर का जो चिट्ठी है वो है गुणक, और वहाँ मालगुजारी वसूला जाता है गुना करके। हमारा 20 रुपया मालगुजारी है तो उसको 10 से गुना करके हमारी महाना मालगुजारी कितना हो गया? 200। अच्छा, गुना के हिसाब से हमारा 20 ही होना चाहिए। आप 75 बरस की उम्र है आपकी, और कितने बसंत आपने देखे। अभी ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें जिस तरह का सुलूक हुआ पिछले 2 दिनों में हमने देखा, और खासतौर पर कल का दिन जो हमने देखा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और आप बिहार बेल्ट के हैं और आप जाएंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो नक्सली बेल्ट है वहाँ पर इस तरह की मोडस ऑपरेंडी हम देखते हैं कि नक्सली इस तरह का काम करते हैं जो पुलिस ने किया, सड़कें खोदने का। तो आपको लगता है कि ऐसा आपने 75 साल में कभी ऐसा देखा देश में? हमने देखा है, हमने इससे भी बड़ा भयंकर देखा। हम इसी रामलीला मैदान में 1965 से कई बार आ चुके हैं, किसानों के प्रदर्शन में कई बार आ चुके हैं। वो सरकार जो होती है वो बेहिया होती है। सरकार, आपको पहले बतला दिया, सरकार बेहिया होती है। सरकार डराती है, सरकार दबाती है कि ये डराने से दबाने से ये निकल जाएगा, इसीलिए ये। लेकिन एक बात मैंने नया देखा जो इसे पहले नहीं देखा, पानी का फुहारा, लाठी, आंसू गैस। हमने दिल्ली में भी आंसू गैस कई बार हमको सामना करना पड़ा है, कई बार, एक बार नहीं। हम लोग पानी, रुमाल जो है सो भिंगा के गमछा रखते थे, रुमाल रखते थे, और जो ही आंसू गैस चलता था तो हम लोग पट से आँख पोंछ लेते थे। हमने दिल्ली के अंदर में कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन एक बात जो देखा हमने, वो नई बात कि हम रोड को तोड़ देंगे और दूसरी मिट्टी से हम रोड को भर देंगे, ये एक नई बात है। और जितनी बात हमने देखा वो हमने कई बार देखा है। हमारे यहाँ हमारे उम्र में हमने बहुत देखा है, बहुत लाठी खाया है, लाठी भी बहुत खाया है, जेल भी गया है, सब कुछ देखा है। और ये सत्ता का ये एक तरह से कैरेक्टोरिया है, सत्ता का कैरेक्टोरिया है। लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, जो हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और अगर हम खाते रहे, घर में बैठे रहे, तो हम ईश्वर का काम नहीं करते हैं, हम वाहे गुरु का काम नहीं करते हैं। सिख का इतिहास है अन्याय के खिलाफ लड़ना। आप देखिए रणजीत सिंह जी का,
आप देखिए बंदा बहादुर का, हमने बहुत सारे सिख के इतिहास में पढ़ा है, हमने देखा है। हम सिक्खी भाषा को भी जानते हैं, हम पंजाबी भाषा पढ़ना भी जानते हैं। हमको गौरव है पंजाब पर, हमें खालसा पर गौरव है। जितनी लड़ाइयाँ, जितनी कुर्बानियाँ आपके ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर ने दिया है, हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत नहीं दिया है। और अब भी इसीलिए पंजाब सबसे आगे है किसानों के आंदोलन में भी, कि किसान पंजाब जो है, पंजाब खोलता हुआ आ गया। उससे टकराना आसान बात नहीं है। जब पंजाब जगता है तो भूचाल आ जाती है देश में। पंजाब सोया हुआ रहता है तो देश मरा हुआ रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने देखा भगत सिंह ने दिया, पंजाब ने दिया भगत सिंह को, राइट, सही बात। हम आज की आजादी भगत सिंह का देन है, आज की आजादी पंजाब का देन है। और आजादी से पहले भी आप चले जाइए तो मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, पंजाबियों ने लड़ा, हमारे सिखियों ने कुर्बानियां दी। ये कुर्बानियों का इतिहास है, हम कैसे भूलेंगे। जब पंजाबी का चर्चा होता है तो हमारा सीना गर्व से फूल उठता है कि हम उसी देश का वासी हैं जिस देश में पंजाब रहता है। क्या बात है, तालियां, जबरदस्त जबरदस्त भाषण आपका, और ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला। खैर, ये जो बिहार से आवाज़ निकल रही है और हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये जाहिर है पंजाब की तासीर से आते हैं, लेकिन बिहार की एक आवाज़ उनके साथ जब मिल जाती है तो एक ऐसा समर्थन उभर कर सामने आता है जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी खास वर्ग का ये आंदोलन नहीं है। और यही तस्दीक करता और यही एक जवाब उन लोगों को है जो इस आंदोलन पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।